Welcome students, and let us continue the chapter elasticity of demand. In the previous class what we have studied about types of elasticity of demand and their numerical values, कि कितने तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है और उनका न्यूमेरिकली हम लोग उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज आप उस क्लास को अटेंड कर लो, तब जाके आप इस क्लास को अटेंड करोगे। तो लेट अस रिवाइज द प्रीवियस क्लास की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला था, याद करो बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनका डायग्राम्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके सिग्निफिकेंस को पढ़ा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, इनके कंडीशंस को पढ़ा था। तो आप जरूर वो क्लास जरूर अटेंड करना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हमने कैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया था, ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी। थर्ड नंबर पे आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, and how do you represent that, EP is equal to 1. Then number 4 would be elastic demand. How do you represent that, EP is greater than 1. ठीक है, and number 5 would be inelastic demand. How do you represent that, EP is less than 1. तो ये 5 कंडीशंस है, पांचों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज है, इसको बढ़िया से याद रखना और उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस भी अच्छे से याद रखना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो वैल्यूज है आप देख रहे हो, 0, इंफिनिटी, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इसकी मेजरमेंट आप कैसे करते हो, हाउ डू यू मेजर ऑल दिस, इसका क्या फॉर्मूला है, कितने मेथड्स है मेजरमेंट का, that we are going to study. ठीक है, so let us begin. Okay, so मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, methods to measure प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 इज परसेंटेज मेथड, या फिर इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। तो आ जाओ बच्चों, पहले सीखते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं परसेंटेज मेथड की बात करूं तो ईपी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन quantity demanded divided by percentage change in price. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. ये हमारा percentage मेथड। Clear? Now you see percentage change in quantity demanded, ये तुम लोग कैसे निकालोगे।
हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। In this way, you can calculate the percentage change in quantity demanded, and in this way, you can calculate the percentage change in price. Now, let us understand, sir, ये बताइए, ये डेल्टा क्यू क्यू डेल्टा पी पी इसका क्या मतलब है? तो आओ सीखते हैं। Where डेल्टा क्यू का मतलब हो जाएगा change in demand. How do you calculate that? It's Q2 minus Q1. ठीक है, ये डेल्टा क्यू हो गया। Q2 मतलब फाइनल डिमांड एंड Q1 मींस इनिशियल डिमांड। Q2 मींस फाइनल डिमांड, Q1 मींस इनिशियल डिमांड। हाउ डू यू कैलकुलेट डेल्टा पी? डेल्टा पी का मतलब क्या होता है सर, ये बता दीजिए। लीजिए मैं बता रहा हूं, चेंज इन प्राइस। कैसे निकालोगे? P2 minus P1. What is P2? Is the final price. P1 means the initial price. P2 means the final price. P1 means the initial price. अब यहां पे तुम्हारे पास है Q and P. So Q is equal to initial quantity and P is equal to इनिशियल प्राइस। ठीक है, हियर यहां पे Q इनिशियल क्वांटिटी, और मैंने Q1 को भी क्या कहा था? इनिशियल क्वांटिटी। ध्यान से देखो, Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी है, और यहाँ पे Q1 मतलब भी मैंने क्या बताया था? इनिशियल क्वांटिटी। तो जो Q का वैल्यू है वही Q1 है, और जो P का वैल्यू है वही P1 है। इसको दिमाग में रखना। ठीक है, ओके। तो अब अगर इसको मैं फर्दर डिराइव करूं इस फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला फिर कैसे दिखेगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू, ये 100 कट जाता है, पी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। और ये जो मैंने यहां से यहां तक ये डेरिवेशन किया है, ये जो फॉर्मूला फाइनली निकल के आया है, इसी को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड। तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, तो सपोज करो, बट बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझो, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, इफ द क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड, तो इवेंचुअली फाइनली हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये परसेंटेज, इसमें सिर्फ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज करो दोनों का परसेंटेज निकाल के वो दे दिया है क्वेश्चन में, तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल लोगे। सपोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन इज 10%, तो मैं यहां लिखूंगा 10। सपोज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन एज 8%, तो हमारा ईपी हो जाएगा 10/8। तो अगर डायरेक्टली परसेंटेज गिवन है तो हम इजीली इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली नॉट गिवन है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें खुद निकालना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? ओके, तो इसको आपने नोट कर लिया होपफुली। अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल पार्ट में। इसे न्यूमेरिकल कंपल्सरीली पूछेगा एग्जाम में, तो बहुत बढ़िया से आप मेरे साथ अभी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में। ये देखो आपके स्क्रीन में ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है। सो लेट मी स्टार्ट। ओके, ये देखो आपके स्क्रीन में ये आज का पहला न्यूमेरिकल है। सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे।
price of a commodity rises from rupees 5 to rupees 6. As a result, its demand falls from 100 units to 80 units. Find out the price elasticity of demand by percentage method. देखो मैंने अभी अभी कहा था परसेंटेज मेथड से कह रहा है निकालने, तो याद करो अगर परसेंटेज डायरेक्ट दिया रहता तो मैं वो परसेंटेज मेथड का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करता, और अगर परसेंटेज डायरेक्ट नहीं दिया है तो मैंने क्या सिखाया, प्रोपोर्शनेट मेथड वाला जो फॉर्मूला है उसको मैं यूज करके यहाँ पे ईपी निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तुम सब अच्छे बच्चे हो, आई नो यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल रहेगा तो आप यहाँ पे एक डिमांड शेड्यूल बना लेना। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये मैं एक डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं, एंड यू नो डिमांड शेड्यूल में क्या रहता है, दो कॉलम्स मैं यहाँ पे बना रहा हूं, एक प्राइस का मैं उसको डिनोट करूंगा पी से, और एक क्वांटिटी का मैं उसको डिनोट करूंगा क्यू से। तो यहां पे कह रहा है कि जब प्राइस 5 रुपीज था तो इनका डिमांड था 100 यूनिट्स। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ के 6 रुपया हो गया तो इनका डिमांड जो है ना घट के 80 रुपया हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, तो मैं एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे ईपी का पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। ओके, सो अब मुझे यहां डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, Q2 माइनस Q1। सो व्हाट इज Q2? Q2 मींस फाइनल क्वांटिटी दैट इज 80 minus Q1. Q1 means the initial quantity 100. So the answer is minus 20. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए हमारे क्वेश्चन में ये आ गया माइनस। तो जब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो क्या है ना कि आप अगर माइनस में कोई भी नंबर आता है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और माइनस साइन आता क्यों है, आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला रहता है, कई राइटर्स क्या करते हैं, सारे राइटर्स नहीं, उसमें से कुछ राइटर्स यहां पे एक माइनस साइन इस फॉर्मूला से पहले लगा देते हैं। तो हमें समझना है बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स कि आखिर ये क्यों लगाते हैं माइनस साइन। सो माइनस साइन इसलिए लगाते हैं टू इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। वो सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इस माइनस को इग्नोर करना है। ओके, तो अभी मैं -20 को क्या लिख दूंगा, 20। ये मेरा डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया। व्हाट अबाउट क्यू? क्यू का वैल्यू मैंने क्या बोला था, क्यू मींस Q1 दैट इज इनिशियल क्वांटिटी, और वो कितना है 100। इसके बाद मैं देखता हूं पी चाहिए मुझे। पी का मतलब मैंने क्या बोला था, इनिशियल प्राइस दैट इज P1 एंड दिस इज ₹5। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए डेल्टा पी। सो व्हाट अबाउट डेल्टा पी? डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या दिया था, P2 माइनस P1। सो P2 इज 6 एंड P1 इज 5, सो इट गिव्स यू 1। तो जो जो चीज चाहिए इस फॉर्मूला के लिए सब चीज हमने निकाल लिया। अब मैं फॉर्मूला में पुट करके इसका वैल्यू निकालने वाला हूं। तो ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का वैल्यू आया है 20 डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू मीन्स इनिशियल क्वांटिटी एंड दैट इज 100 into P. So this is P. P means initial price, it's 5 और divided by delta P. तो डेल्टा P कितना आया है, यहां देखो 1। ओके, तो अब मैं इसको काट दिया, ये 20 से कट गया, 20 तो ईपी का वैल्यू अल्टीमेटली आ गया 1। और तुम सबको पता है जब ईपी इक्वल टू 1 होता है तो उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर हमसे क्वेश्चन में मांगा कि बताओ इसका इस कमोडिटी का नेचर क्या है, तो हम नेचर में क्या लिखेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर?
तो हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं मांगा था, पर एग्जाम में वो डिमांड कर सकता है आपसे। तो अगर क्वेश्चन में आया तो आप ऐसा लिख दोगे, नेचर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ईपी इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं न्यूमेरिकल नंबर 2, और न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है ये देखिए, ये आ गया आपके स्क्रीन में न्यूमेरिकल नंबर 2। तो आप मेरे साथ बनाएंगे, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, पहले तो अच्छे से आप क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है, ए कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹4 per unit. He purchased 30 units of it when its price fell to ₹3 per unit. What is the price elasticity of demand for the commodity? More or less same question है। तो अभी चूंकि हम लोग का अभी पहली बार बना रहे हैं हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन बना ले ताकि प्रैक्टिस हमारा अच्छे से हो जाए, इसमें पकड़ अच्छे से बन जाए। तो डिमांड शेड्यूल में बना रहा हूं, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। अब मैं डेटा को अरेंज करता हूं। कहता है जब प्राइस इसका ₹4 था तो डिमांड इसका 20 यूनिट्स था। ठीक है, जब प्राइस फॉल हो गया यानी ₹3 हो गया तो इनका डिमांड जो है वो बढ़ के 30 हो गया। ठीक है, और हमें ईपी निकालना है। सो सिंपल। तो मैं फिर से ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। सो व्हाट अबाउट डेल्टा क्यू? अब तो तुम लोग सीख गए हो, डेल्टा क्यू मतलब Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। तो मैं यहां पे सीधे लिखता हूं, Q2 का वैल्यू है 30 और Q1 है 20 डिवाइडेड बाई Q। Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी, जो Q1 का वैल्यू है वही Q है। Q मीन्स इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज 20 इंटू P। P मीन्स इनिशियल प्राइस यानी P1, जो P1 का वैल्यू है वही P है, इनिशियल प्राइस, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा P। डेल्टा में P का मतलब चेंज इन प्राइस, दैट इज P2 माइनस P1। सो हियर P2 इज 3 and P1 is 4, and as I said जब 3 माइनस 4 करोगे तो -1 आएगा, बट आई विल इग्नोर दैट, माइनस साइन को मैं इग्नोर कर दूंगा फॉर माई न्यूमेरिकल पर्पस। अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूं। 30 माइनस 20 इज ऑब्वियसली 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1। देखो ये आ रहा था -1 पर मैंने कर दिया 1। अब इसको निकालता हूं 2, ये कट गया 2 इज इक्वल टू 2 आंसर। तो ईपी इज इक्वल टू इस बार आ गया 2। अब सवाल है सर ईपी इक्वल टू 2 आ गया, दैट मींस ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपको मैंने सिखाया है कि इसका नेचर हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड। दिस विल बी योर इलास्टिक डिमांड। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, फैंटास्टिक। अब मैं आता हूं, होपफुली आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूं। लेट मी कम टू सम नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड नंबर में कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो सब कोई। ए हाउस होल्ड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स when its price falls by 10%. What is the price elasticity of demand? Is it elastic or inelastic? कह रहा है कि ये मैं यहां पे एक अगर डिमांड शेड्यूल बनाऊं तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है मुझे पता चल जाएगा। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। तो यहां पे कह रहा है कि जो डिमांड है यानी क्वांटिटी दिया हुआ है कि वो 40 यूनिट से 50 यूनिट्स हो गया, 40 से 50 यूनिट्स हो गया। ऐसा कब हुआ? जबकि इनका प्राइस 10% से फॉल कर गया। यानी ये दोनों नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इसका क्या दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज गिवन 10%। ठीक है, अब जरा वो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला तुम लोग याद करो, क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला। तो मैंने तुमसे कहा था कि जब दोनों में से किसी का भी परसेंटेज चेंज दिया रहेगा तो ये वाले फॉर्मूला से निकाल लेना, आसान होगा तुम्हारे लिए। तो अभी मैं इस फॉर्मूला से निकालूंगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है 10%, मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड का भी देखो, मैंने अभी अभी बताया था फॉर्मूला, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी गिवन है 10। नाउ लेट मी फाइंड इट आउट। सो डेल्टा क्यू का क्या मतलब होता है, तुम लोग सबको पता है, अब सीख गए हो, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। फर्दर Q2 माइनस Q1 इज 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई Q। तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि Q का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी एंड इट इज सेम एज ऑफ Q1। Q1 और Q दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो Q1 है कितना मेरा 40 इंटू 100 इट्स डिवाइडेड बाई 10। अब इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 10 बाई 40 इंटू 100, 10 बाई 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। सो इसको सॉल्व करोगे 10 बाई 40 मतलब हो गया ये 0 0 कट गया, फिर 2 से काटो 2 2 2 5, फिर ये 2 से कट गया 5, तो यानी ये आ गया 25%, 25%। न्यूमरेटर इज 25% एंड योर डिनोमिनेटर इज 10%, सो द आंसर इज 2.5। ठीक है, ये 2.5 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमसे एक चीज और मांग रहा था कि इज इट इलास्टिक और इन इलास्टिक। सो हाउ विल यू डिसाइड दैट ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू वी कैन डिसाइड। If the numerical value is greater than 1, then it is elastic, and if the numerical value is less than 1, then it is inelastic. So यहाँ पे greater than 1 है इसलिए वो इलास्टिक हो गया। तो मैं यहाँ नेचर में लिख दूंगा the commodity is elastic in nature. That's it. So होपफुली आपको समझ आ रहा है न्यूमेरिकल इसका, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन में है, देखो क्या कह रहा है। When price of a good is rupees 15 per unit, the consumer buys 12 units of the good. When price rises to 18 per unit, the consumer continues to buy 12 units. Calculate price elasticity of demand. It's so simple. तो बाबू पहले मैं यहाँ पे एक डिमांड शेड्यूल बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया डिमांड शेड्यूल। ये हमारा आ गया प्राइस, डिनोट करूंगा P से। ये आ गया क्वांटिटी, डिनोट करूंगा Q से। तो कह रहा है कि जब प्राइस है 15 रुपीज तो डिमांड है 12 यूनिट्स, एंड जब प्राइस बढ़ गया 18 में तो डिमांड आ गया फिर से 12। तो जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप सब इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कि सर ने बताया है एक सिचुएशन, हम लोग जब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक सिचुएशन पढ़ा था कि if the demand remains same irrespective of change in price, मतलब कि अगर प्राइस कितना भी बढ़ा दो कितना भी घटा दो डिमांड उतने का उतना ही रहता है। ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और इसको डिनोट करते हैं ईपी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो जब हम इस सम को बनाएंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ईपी इज इक्वल टू 0। आता है या नहीं, लेट अस फाइंड इट आउट। आओ बनाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ईपी का फॉर्मूला पुट करता हूं, इट्स डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू यू नो Q2 माइनस Q1 मैं बार बार लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा P2 माइनस P1, जितना लिखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा।
अब हमको जैसे अब एज फार एज मी इज कंसर्न, मुझे ये सब कैसे याद है, मैं कितने वर्षों से एक ही चीज लिखे जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। तो आप लोग भी जितनी बार लिखोगे इसको उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आप कभी नहीं भूलोगे चीजों को। तो अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा Q2। सो Q2's वैल्यू इज, यू कैन सी 12 minus 12. Q1 is also 12 divided by Q. Q means initial quantity, that is 12. What about P? P 15. And what about delta P? Delta P is change in price, that is 18 minus 15. So you see 12 minus 12 करोगे 0 by 12 into 15 by 3. So एक 0 आ गया तो पूरा का वैल्यू क्या हो गया? 0। क्लियर? तो अब अगर इसका नेचर मुझे लिखना है तो नेचर में मैं क्या लिखूंगा? दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर? होपफुली आपको ये समझ आ रहा है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं। तो अभी देखिए कैसे बनेगा हमारा अगला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कौन सा है, और ये आ गया आपके स्क्रीन में क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आता हूं, सम नंबर 5। क्या कहता है सम नंबर 5? लेट मी read it out. 300 units of a commodity are demanded when its price is ₹20 per unit. जब प्राइस इसका 20 रुपए था तो डिमांड था 300 यूनिट्स। इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस गिर गया, कम हो गया, कितने परसेंट से? 10% से। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60 यूनिट्स। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। लेट मी कैलकुलेट एंड इन फैक्ट लेट अस कैलकुलेट। आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करो। और यहां पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूं और फिर मैं यहां पे डिमांड शेड्यूल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये हमारे लिए प्राइस हो गया P, ये हमारे लिए क्वांटिटी हो गया Q। अब कह रहा है कि जब प्राइस है 20 रुपए का तो क्वांटिटी है 300 यूनिट्स। ओके, नाउ इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, तो यार 12 में पढ़ रहे हो, आराम से निकाल लोगे कि प्राइस कह रहा है 10% से फॉल कर रहा है, तो मेरा प्राइस अभी कितना है? 20 का 10%, कम ऑन गेट द वैल्यू। 20 का 10% विल बी 2। तो कह रहा है जब 2 रुपए से प्राइस फॉल कर जाएगा, यानी अभी 20 है तो 20 माइनस 2, प्राइस हो गया 18। तो कहता है डिमांड राइजेस बाय 60 यूनिट्स। बाय टर्म यूज कर रहा है, बाय और 2 दोनों में अंतर है। बाय मतलब 60 यूनिट से, 60 यूनिट से डिमांड तुम्हारा बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 60 इक्वल टू 360। अब ये डिमांड शेड्यूल पूरा हो गया। अब आराम से आप ईपी का फॉर्मूला पुट करो और यहां पे निकाल दो। ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू में मैं बैठाऊंगा इट्स 360 माइनस 300 डिवाइडेड बाई क्यू इज 300 into P. P means initial price. Q, and what about delta P? Delta P is 18. Sorry, delta P will be 18 minus 20. 18 minus 20. So delta Q हो गया मेरा 360 minus 300. Q हो गया हमारा 300। ठीक है, और फिर लेना है मुझे P. P means initial price, that is 20, and delta P means P2 minus P1 is 18 minus 20. Now let me calculate the value. So this gives me 60 divided by 300 into 20, और ये देखो आ रहा है -2। तो मैं हजारों बार कहा आपसे कि -2, तो माइनस को इग्नोर करना, ये 2 आ गया, तो 0 0 0 0 2 2 कैंसिल, इसको भी काट दो 2। तो ईपी का वैल्यू आ गया 2। अब 2 आ गया मीन्स ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है
तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर विल बी इलास्टिक इन नेचर, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इलास्टिक डिमांड। होपफुली आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के समझ में आ गया है। अभी इसके और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डील करूंगा। तो फिलहाल आप यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एंड होपफुली उसको फिनिश करेंगे। पहले हम लोग इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन डिफरेंट मेथड्स भी है इलास्टिसिटी निकालने के, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ऑल, उनको हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस बच्चों पसंद आ रहा है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स देन प्लीज व्हाट्सएप मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मुझे खुशी है कई सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं और मैं उन सब को अपना नोट्स भेज रहा हूं। आप लोग पढ़िए, बड़ा आदमी बनिए और हमें क्या चाहिए, ठीक है ना? तो अगर मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रहा है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।